तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे विजय कुमार आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि भाई टर्म वन एग्ज़ाम जो आपका नवंबर वैसे होगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आना था। 12th क्लास के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए मैंने कहा था कि भाई अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। इंतज़ार बहुत हो गया, इंतज़ार बहुत हो गया। अब हम 100+ क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, हिस्ट्री के लिए लेके आने वाले हैं, हम लोग पॉलिटिकल के लिए लेके आने वाले हैं, हम लोग जियो के लिए भी लेके आने वाले हैं। क्लास 11th और क्लास 12th के लिए सभी के लिए 100+ MCQ क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इस बार पेपर में MCQ बेस्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आप सभी से तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप पूरा वीडियो प्रॉपर देखिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये 100+ MCQ क्वेश्चंस कर लिए तो पेपर में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत स्लो है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को 1.25x की स्पीड पे देखिएगा। मैंने 100+ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। मैंने वीडियो के 2 पार्ट बनाए हैं ताकि बच्चा बोर ना हो। पहला पार्ट मैं इसमें कवर करूंगा, देन मैं पहला पार्ट दूसरे उस पर कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ, पर मैं आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस है MCQ रिलेटेड वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ है, टर्म 1 के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसमें 50+ MCQ क्वेश्चन एसरेशन बेस्ड भी हैं, और साथ में जितना भी टफ लेवल हो सकता था क्लास 11th 12th के बच्चों के लिए, वैसे तो ये 12th की वीडियो 11th वालों के लिए भी ऐसी बनने ही वाली है, तो वैसे ही बनेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं ये पूरी की पूरी PDF फाइल, तो आप ज़रूर टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप हमारे साथ उन पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आप सभी के साथ लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करते हैं। और आप टेलीग्राम चलाते हैं तो जो भी आज हमारी ये 50+ MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी वो सारी की सारी हमारे टेलीग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ पे भी आप इजीली बेनिफिट ले सकते हैं। पेपर को बहुत अच्छा मतलब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि भाई वीडियो अगर आपको स्लो लगे तो वीडियो को आप 1.25x की स्पीड पे देखिएगा, बिकॉज लेजेंड्स जो भाई वीडियो को बिल्कुल समझ रहे हैं ना, एग्ज़ाम के एंड में देखते हैं, वो हमेशा लेट ही देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी लेजेंड्स बनिए और देखने की कोशिश करिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस स्पीड पे देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। जल्दी आप क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन को ज़्यादा समय ना लूँ, एक्सप्लेन करने की ज़्यादा कोशिश करूं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि कौन सा कथन कोल्ड वॉर को लेकर सत्य नहीं है। अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर द कोल्ड वॉर, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट है। देखो, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे 2 ही गुट थे, हमें अच्छी तरीके से पता है। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे एक कैपिटलिस्ट कंट्री थी और एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। हम सभी लोगों को पता है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट कंट्री जो होती थी वो USA से रिलेटेड होती थी, कम्युनिस्ट कंट्री जो थी वो रशिया, जो पहले USSR था, है ना, उन सब से रिलेटेड होती थी, एंड वी ऑल नो अबाउट दैट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश करी थी कि जो कॉन्गो वॉर हुआ था ना, कॉन्गो वॉर अगर आप देखें तो इसमें बोल रखा है कि हाँ भाई कॉन्गो वॉर में क्या वो 1950 से 53 में साथ थे, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉन्गो वॉर के बारे में यहाँ पे बता ही नहीं रखा है। लेकिन बर्लिन क्राइसिस बता रखा है। बर्लिन क्राइसिस के लिए इन्होंने बता रखा है कि वो लोगों ने हस्तक्षेप करा था, जबकि बर्लिन क्राइसिस के अंदर हस्तक्षेप नहीं हुआ था। यहाँ पे कोरिया युद्ध के अंदर उनकी अगुवाई हुई थी। ऑफकोर्स कोरियन वॉर आप देख सकते हैं, कोरियन वॉर 1950 से लेकर 53 के बीच में था, तो ऑफकोर्स ये वाला टाइम पीरियड दे रखा है। और यहाँ पे भी कोरियन वॉर के बारे में दे रखा है, कोरियन वॉर में इनका इस समय टाइम पीरियड था। और यहाँ पे लिखा हुआ कि 2 महाशक्तियाँ बर्लिन के सीधे युद्ध में इस टाइम पीरियड पे टकराई थी। मतलब आपको ना इस क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों महाशक्तियाँ भारत में सीधे युद्ध की अगुवाई करी थी। क्या उसने भारत में युद्ध में करी थी? नहीं। तो यहाँ पे हमें पूछना है ना कि निम्न में से कौन सा कथन शीत युद्ध के संदर्भ में सत्य है।
सत्य पूछा हुआ है, इसमें ट्रू स्टेटमेंट पूछी हुई है। तो ट्रू स्टेटमेंट में गल्फ वॉर नहीं हो सकता, क्योंकि वो डायरेक्टली गल्फ वॉर के अंदर नहीं गए थे, इंडिया के साथ उनका कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। बर्लिन के अंदर अगर इस टाइम पीरियड को देखें तो बर्लिन का टाइम पीरियड भी लगभग ठीक बता रखा है, और यहाँ पे कोरिया और बर्लिन का बता रखा है, और यहाँ पे बर्लिन और कोरिया दोनों का बता रखा है। तो एग्जैक्टली आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो अगर आप इस टाइम पीरियड के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि 1950 से 1953 और बर्लिन वॉर था 58 से 52, तो यहाँ पे कोरियन वॉर हो गया आपका कब, 1950 से 1953, और बर्लिन हो गया 1958 से लेके 62। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही होना चाहिए था। ऑप्शन सी सही इसलिए होगा क्योंकि भाई इस टाइम पीरियड में हम ये देख सकते हैं कि ये बैटल जो हुआ था इस टाइम पीरियड में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको समझना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, मैं अपने आंसर को साथ में रीजन के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड पे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। यूएसए के क्यूबन क्राइसिस जब हुआ था तो यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे यार। ऑफ कोर्स वी नो दैट यहाँ पे 35th प्रेसिडेंट बने थे, 35th प्रेसिडेंट, और वो कौन थे भाई, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे JF कैनेडी थे यहाँ पे, और याद रखिएगा JF कैनेडी थे। JF कैनेडी कहाँ से थे, वो यूएसए से थे, और यूएसएसआर से उस टाइम पीरियड पे कौन थे, निकिता खुर्शेव, याद रखिएगा। लेकिन निकिता खुर्शेव जो थे वो एक कांड करके चले गए थे, और उनकी रिटायरमेंट लगभग क्या कहते हैं इस टाइम पीरियड तक हो चुकी थी। और उसके बाद क्यूबा के अंदर उस समय क्या कहते हैं आपके राउल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो थे। राउल कास्त्रो तो की डेथ अभी हुई है, तो क्यूबा के अंदर उस समय पे फिदेल कास्त्रो थे। कौन थे, तो ऐसे आपने याद रखना है। क्यूबा के अंदर कौन थे वो याद रख लीजिएगा, यूएसएसआर के अंदर कौन थे, और यूएसए के अंदर कौन थे। बट यूएसए बिकॉज मोस्ट पावरफुल कंट्री है, दैट इज़ वाई हमें इन्हीं को याद रखना पड़ता है, और पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि अरब क्रांति, अरब जिसे हम अरब स्प्रिंग भी बोलते हैं, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई थी। तो क्या रशियन रेवोल्यूशन के तहत हुई थी, टूनेशियन, इजिप्शियन, सीरियन। देखो ये ना अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो इस बार पेपर में ऐड हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ये उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको पता होगा कि हमने अपने ई पाठशाला चैनल के ऊपर हमने नए सिलेबस की सीरीज़ डाली हुई है। जितना कुछ भी नया है, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे पॉलिटिकल में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, हमने सभी के अंदर जो नए टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करे हुए हैं। तो अगर आपने देखा हुआ तो हमने देखा था कि इसकी क्रांति टूनेशिया से स्टार्ट हुई थी। टूनेशिया के अंदर किसी पत्रकार को मार दिया गया था, तो उस टाइम पीरियड पे क्रांति हमें देखने को मिल रही थी, और इसकी शुरुआत लगभग यहाँ से ही हुई थी, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो इस हिसाब से इसका एग्जाम्पल जो होना चाहिए था आंसर, वो सही भी होना चाहिए था। टूनेशिया इज़ अ कंट्री, और यहाँ से ही इसका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जैसे हमने अरब स्प्रिंग के नाम से बोला था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5th आपसे पूछ लिया है, ये 4th आपसे पूछ लिया, और आपसे पूछा हुआ है कि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे पूछा हुआ है, और मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को ना इसके बारे में नहीं पता होगा कि निम्नलिखित में से सोवियत यूनियन के किस नेता ने एशियाई समूह सुरक्षा व्यवस्था का नारा दिया था, यानी कि एशियन कोलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था, और आप देख सकते हैं लियोनार्ड ब्रेजनेव तो कोई आंसर टिक करेगा ही नहीं। लियोनार्ड ब्रेजनेव आंसर इसलिए टिक नहीं करेगा क्योंकि इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता। अगर देखिए तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया, यानी कि स्लोगन किसने दिया, लियोनार्ड ब्रेजनेव ने। ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है ना कि सोच भी नहीं सकता है बच्चा सीबीएसई बोर्ड का या दूसरे जो भी अदर बोर्ड के बच्चे इसको देख रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के नहीं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि एशियन कलेक्टिव सिस्टम जो होता है ना, वो लियोनार्ड ब्रेजनेव ने दिया था। और मुझे पता है कि 99% बच्चे जो है ना वो हमेशा मिखाइल गोर्बाचेव को लगाते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव को इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लास्ट नीति दी थी, पेरेस्ट्राइका और ग्लास्नोस्ट। इसके बारे में हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ था, लेकिन इस हिसाब से ना हम लियोनार्ड ब्रेजनेव इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये पता क्या थे, ये मिखाइल गोर्बाचेव से पहले आए थे 1906 से लेकर 1982 के टाइम पीरियड में। और ये उनका वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं इन लोगों ने इन्होंने सारी संधियाँ ट्रिटीज़ करते रहे ये लोग, और लियोनार्ड ब्रेजनेव का ज़्यादा कार्यकाल इन चीज़ों में निकल गया। लेकिन उन्होंने अच्छा काम ये करा कि एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर फोकस करा, और ये नारा उन्होंने दिया था।
इस हिसाब से हमारा आंसर ये ठीक होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें पूछा हुआ है कि काल क्रम के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। हमारे फ़ोन के अंदर डंडियाँ होती हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, तो ये आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा हुआ है, छोटे से बड़ा। तो इसका एक तरीका होता है, आप ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले वाला समय याद रख लीजिए। देखिए रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1919 में ना, तो ये सबसे छोटा है। ये कब हुआ था, 1991 में, है ना। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, 1989 में। और उसके बाद ये संकट कब हुआ था, 1979 के अंदर। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भाई ये जो है ना डी वाला सबसे पहले ना, तो देख लो डी इसमें क्या सबसे पहले है कहीं, ऑफ कोर्स डी है यहाँ पे सबसे पहले, है ना। अगर डी है सबसे पहले तो इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 79 था, और फिर ये आप देख सकते हो बी जो है 89 था, ये 91 था। इस हिसाब से आंसर जो होना चाहिए हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से, वो हमारा ए आंसर ठीक होना चाहिए। यानी कि आपने इतना डीपली पढ़े होना चाहिए कि आप लोगों को ये डेट एग्जैक्टली याद हो। तो अगेन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो स्लो देख रहे हैं तो 1.25x की स्पीड पे देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, बुरी लगती है तो डिसलाइक करिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी रहनी चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैसी चीज़ें अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है ना। तो इतनी चीज़ें आप करते रहिएगा, ताकि मैंने कुछ क्वेश्चंस बीच में छोड़ भी रखे हैं, गैप भी दे रखा है। और मैंने गैप इसलिए दे रखा है ताकि क्या कहते हैं बच्चों को मैं उनसे रिप्लाई ले सकूं। रिप्लाई लेने से मुझे समझ में आता रहेगा कि हाँ भाई किसी किसी बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक रशियन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल लगाया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया के प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे, रशिया के। याद करिए मैंने बताया था कि 1991 तक तो लगभग रशिया पूरी तरीके से यूक्रेन, बेलारूस और उसके बाद रशिया, रूस खुद, उसने पूरी तरीके से बोल दिया था कि भैया हम इसके पार्ट नहीं हैं। हम किसके पार्ट नहीं हैं, हम रशिया के पार्ट नहीं हैं। दैट इज़ मतलब यूएसएसआर के पार्ट नहीं है। दैट इज़ वाई रशिया पहली कंट्री बनी जहाँ पर सबसे पहले प्रथम हमारे चयनित यानी कि इलेक्टेड जो बोरिस येल्तसिन करके बने। बोरिस आज के प्रेजेंट टाइम का मैन इन ब्लैक का बोरिस नहीं, ये बोरिस येल्तसिन है। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति थे जो रशिया के पहले क्या कहते हैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको लगता है कि पीछे के बैकग्राउंड साउंड में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एट दिस टाइम आपको डिस्प्ले पे नहीं पढ़ा सकता, लेकिन पेपर आ रहे हैं तो मैंने कुछ ना कुछ अरेंज करा है ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रह सके, है ना। सो अपना रिकमेंड ज़रूर दीजिएगा कि कैसी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरा 7th क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही है। देखिए इतना तो हमें अच्छे तरीके से पता होता है कि नीति आयोग का मेन काम होता है कि अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम तो इनका होता है कि उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना ही करना है ना। एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, यहाँ कोई ना कोई दिक्कत है आई थिंक। ओके, सो दिस इज़ इट, आई होप ये ठीक हो गया होगा। और दूसरा यहाँ पर प्रधानमंत्री जो होता है ना, प्रधानमंत्री वो नीति आयोग का एक्सो चेयरमैन भी होता है, ये तो हमें ही पता है। तो इस हिसाब से 2 ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक है, और 8 नहीं होते इसमें पूर्णकालीन सदस्य। तो अगर आप यहाँ देखें ना तो ऑप्शन 4 जो है ना आपका ए एंड बी, ये आप बिल्कुल ठीक करेंगे। यानी कि नीति आयोग के अंदर अगर हम कुल सदस्य की बात करें तो वो 8 नहीं होते, 8 से ज़्यादा होते हैं। अब कितने होते हैं, यू नीड टू फाइंड दिस, और मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि कितने होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये अभी भी नहीं हुआ आई थिंक। एक सेकेंड है, अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आई थिंक ये ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं इसे एडजस्टमेंट करके ही कर रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं, एडजस्ट करते रहेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है। तो सीईओ याद रखिएगा, नीति आयोग का सीईओ मैटर करता है। तो बहुत से लोग नरेंद्र मोदी लगाएंगे, बट नरेंद्र मोदी जो है सीईओ नहीं है, वो हेड है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हेड होता है ना, जैसे एलॉन मस्क जो है मेन स्पेस एक्स का हेड है,
या जो कार है उसका हेड है, लेकिन यहाँ पे राजीव कुमार जो है नीति आयोग के सीईओ बोले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट सीईओ पता है, पहला फर्स्ट, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि राजीव कुमार से पहले जो थे वो कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। यहाँ पे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है वो किसका पार्ट था, किस ऑपरेशन का पार्ट था? तो इसके लिए टिक करने के लिए आपको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ही एक ऐसा फ्रीडम था जिसमें क्या कहते हैं ग्लोबल वॉर के बारे में बात करी गई थी, जिसमें अमेरिका जो था पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ रहा था कि यार अगर हमारे देश के ऊपर संकट है, इसका मतलब दुनिया के किसी भी देश को कोई भी कंट्री उड़ा सकती है। तो आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन, ग्लोबल ऑफ टेरर 9/11 की घटना इसे बोला जाता है। इसके बाद यूएसए ने कसम खा ली थी कि वो पूरी दुनिया से टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है वो एक पार्ट बना, वो एक मुहिम बना जो लगभग आप देख सकते हो 13 साल 2 महीने 3 वीक तक चला। मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन अमेरिका ने कभी रुकने नहीं दिया और ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा उन लोगों ने। दैट इज़ वाई ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को हम ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का हिस्सा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप देखें शोक थेरेपी ना जो 1991 के बाद चलाई गई थी, क्योंकि यूएसएसआर के बाद जब कंट्रियाँ टूटी तो बहुत सारी कंट्रियाँ टूटी और रशिया उनमें से सबसे बड़ी कंट्री बनी। और जब रशिया उनमें से सबसे बड़ी कंट्री बनी ना, तो फिर रशिया को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा शोक थेरेपी का। मतलब जिन जिन कंट्री के अंदर कम्युनिस्ट से कैपिटलिज्म अपनाया जा रहा था वो शोक थेरेपी के पार्ट ही बने थे। अब इसमें से पूछा हुआ है कि आप ये बताइए कि शोक थेरेपी के परिणाम इनमें से कौन से नहीं थे। तो ऑफकोर्स इसमें रशियन करेंसी जो थी ना, रशियन करेंसी रूबल, जिसे आप रूबल बोलते हैं, क्या वो बढ़ा था? नहीं, रूबल नहीं बढ़ा था, डॉलर की कीमत बढ़ी थी। दैट इज़ वाई रूबल में बहुत तगड़ा गिरावट आया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। आप सी को टिक करेंगे, ठीक है ना। इतना आप याद रख लेंगे तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक कर पाएंगे। दूसरा है बान कीन मून। बान कीन मून साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे और वो यूएनओ के सचिव थे। बिल्कुल सचिव थे बॉस। आपको ये मैं क्वेश्चन लीव कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं लीव कर रहा हूँ। आप मैं चाहता हूँ कि आप बुक खोलिए, आप बुक ओपन करिए और बुक ओपन करने के बाद मुझे बताइए कि बान की मून कौन से नंबर के थे, या क्या ये ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं क्या वो गलत है, क्योंकि ये पेपर केवीस के बच्चों का था और ये क्वेश्चन बिल्कुल डाउट में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वो ओपन करिए बुक और बताइए कि बान की मून जो है कौन से नंबर के यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटीज टू हेवन बट टू सेव फ्रॉम हेल। मतलब एक कथन दिया गया था, बोला गया था, ये देखो यूनाइटेड नेशन जो बनाया गया है ना, यूएनओ कोई ऐसा शक्तिमान नहीं है या थॉर नहीं है, थानोस नहीं है कि सारी समस्याओं को ठीक कर देगा। यहाँ पे यूएन जो है ना वो एक ऐसा क्रिएशन है, एक ऐसा गठन है जो आपको स्वर्ग तक तो नहीं पहुँचा सकता पर आपको नर्क जाने से बचा लेगा। तो ये स्टेटमेंट जिसने दी थी ना, वो स्टेटमेंट किसने दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हैं। सो दैट इज़ वाई इनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे डैग हैमरेस क्रोड्स करके इनका नाम है। अजीब सा है, माफ़ी चाहूँगा कि नहीं पढ़ पा रहा मैं। तो आप ये देख सकते हैं इसमें ऑप्शन बी जो है आपको ठीक करना पड़ेगा। और आई होप आप वीडियो को 1.25x की स्पीड पे देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, पर्यावरण मुद्दे पर वैश्विक मीडिया का ध्यान, मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। देखिए ग्लोबल मीडिया अटेंशन लेने वाले लोग ह्यूमन राइट्स पे बहुत कम फोकस कर पाते हैं। अगर किसी कंट्री के अंदर मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हो रही है और मानव अधिकार की बात नहीं हो रही है तो वो कंट्री कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक नहीं होगी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी का ना होना बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात भी हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो उस कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा, और अगर ह्यूमन राइट्स पूरी तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा तो उसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल मीडिया अटेंशन अगर कोई दिलाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन दिलाती है, तो कौन सी हो सकती है वो, तो वो है हमारी ह्यूमन राइट्स वॉच। याद रखिएगा ये ह्यूमन राइट्स वॉच ही है जो पूरी तरीके से मानवाधिकार के लोगों की वकालत करती है
और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे जो भी समस्याएं होती है उनको इंटरनेशनल लेवल पे सामने लेके आती है मीडिया के। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO। WTO आपको पता है आज की डेट में विश्व व्यापार के नियमों को तय करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो WTO है। यानी कि एट प्रेजेंट टाइम पे उसके उत्तराधिकारी कौन है, मतलब उसके जो सक्सेसर होते हैं वो कौन है। मतलब पहले ये कुछ और था, पहले WTO नहीं था, पहले इसका नाम कुछ और था। वो क्या था? उसका नाम था गेट। क्या था? गेट। जैसे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बोलते हैं, सो दैट इज़ वो पहले इसका नाम था गेट। ठीक है, पहले इसका नाम था गेट और इसका नाम फिर बदल दिया गया, और बदलने के बाद जब इसका नाम कुछ और रखा गया तो उसके बाद क्या कहते हैं, इसको WTO बनाया गया, बट इसका नाम पहले क्या था? गेट। तो इसलिए पूछा हुआ है कि आप बताइए कि होता है ना यूएनओ किसका सक्सेसर था? पहले इसका नाम लीग ऑफ नेशन था ना, पहले इसका नाम लीग ऑफ नेशन था, बाद में इसका नाम यूएनओ बनाया गया। सेम WTO का पहले नाम गेट था और बाद में इसको WTO बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में पहली बार चुनाव करवाया गया था? तो ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1947 में आज़ादी से पहले भी हमारे देश में इलेक्शन हो चुके थे। बिल्कुल सच बात है ये, और ये हुए थे मणिपुर के अंदर। ये कौन से राजा थे जिन्होंने ये इलेक्शन करवाया था? आई होप आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो आप इन किंग का नाम बता सकते हैं। एंड मणिपुर इज़ द एग्जाम्पल जहाँ पे सबसे पहले इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, लेकिन हमारे आपको पता है वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रीय एकता को खतरा है, इसीलिए इनको यूनियन टेरिटरी के पार्ट बनाते हुए बाद में स्टेट बना दिया गया। और यहाँ पे बहुत से लोग नाराज़ भी हुए थे, लेकिन क्या करना पड़ता भाई, करना तो पड़ेगा। दूसरा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। याद रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पहले बनी थी, और उन लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपना एक्ट जो था ना वो बाद में पास करा था। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलती कुछ और थी, मतलब बनी पहले थी और एक्ट बाद में पास करा था। तो उन्होंने 1953 के अंदर ये बनी थी, और 1956 के अंदर इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का निर्माण करना चाहिए। तो इस हिसाब से 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज़ को बनाया गया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। माफ़ी चाहूँगा कि अगर डेटा आगे पीछे हो रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपको इसमें ऑप्शन बी टिक करना पड़ेगा, क्योंकि 1953 के अंदर इसका क्रिएशन हुआ था। ठीक है, और क्या कहते हैं, फजल अली कमीशन के तहत इसको बनाया गया था। JVVP कमीशन भी आया था। फिर बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1956 के अंदर अपनी रिकमेंडेशन दी और कहा कि भाषा के आधार पर राज्य को बनाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है जहाँ से दो भागों को जोड़ा जा सकता है। मतलब यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ पे दो भागों को जोड़ा जा सकता है। देखो, मैं इस क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए हिंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? हिंट दे रहा हूँ। और हिंट में ये दे रहा हूँ कि ये इंडिया वाली बुक से है, ये इंडिया वाली बुक से है, इंडिया वाली बुक से है। आपको ये आंसर मुझे ढूंढ के कमेंट करके बताना पड़ेगा कि इसका इनमें से सही ऑप्शन कौन सा। ऑप्शन पढ़ लीजिए कि देयर वर 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड सेकंड इन द ईस्ट। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा यहाँ पे देयर वाज 2 बेल्ट ऑफ, वन इन नॉर्थ एंड अदर इज वेस्ट। तो आप इसे पढ़िएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से पूछा हुआ और किस वाक्य से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य से किस क्षेत्र को 1972 के अंदर बनाया गया था? वैसे तो असम के राज्य के अंदर से बहुत सारे राज्य, स्पेशली 2 राज्य तो निकाले ही गए थे, लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि 1972 के अंदर कौन सा बनाया गया था, वो बताने की कोशिश करिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा हुआ 1972, तो ये पूरा मैंने मैप बनाया हुआ है यहाँ पे, और 1972 के अंदर ये आपको अलग से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये असम से निकाल के ही बनाया गया है, और ये 1972 के अंदर बनाया गया है। तो आप ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मेघालय। क्या है? मेघालय। तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा इसमें? मेघालय को टिक करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो है वो हमारा ठीक है कि इसको बाद में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन इस बार CBSE बोर्ड ने, मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली क्यों पूछ लिया, पर ये आपकी बुक से ही है। नागमणि के लेखक और संपादक कौन थे? फैज़ अहमद फैज़, अमृता प्रीतम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। बहुत से बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू टिक करा था, बट इसका सही आंसर आपकी बुक में छुपा हुआ था। और इतना डीपली आपसे पूछ लिया, अमृता प्रीतम जो पंजाबी भाषा के अंदर एक कावित्री और कथनाकार हैं,
इन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर नागमणि आप देख सकते हैं, एक क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट संपादन लिखा था और ये बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, और इसलिए पेपर में पूछा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब बताइए कि भारत का जब डिवाइडेशन हो रहा था तो उस टाइम पीरियड पे सांप्रदायिक क्षेत्र कौन से थे, यानी कि कम्युनल जोन कौन से थे जिसमें लड़ने के ज़्यादा चांस हो सकते थे। तो कम्युनल जोन इसमें ये बताया जाता है कि उस टाइम पीरियड पे हमारे पास लाहौर था, अमृतसर था और कोलकाता था। ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही हिस्से ही सबसे ज़्यादा पार्टीशन की चपेट में आए थे और पाकिस्तान के हिस्से वही बन रहे थे, मतलब जहाँ पे हिंद वहाँ पे हिंदुस्तान, सॉरी जहाँ पे मुसलमान वहाँ पे पाकिस्तान, रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और इसीलिए यहाँ पे बांग्लादेश, और उसके बाद यानी कि बांग्लादेश में कोलकाता हो गया, और फिर क्योंकि पंजाब का हिस्सा, लाहौर का हिस्सा वहाँ दे दिया गया था, तो इसलिए लाहौर, अमृतसर और कोलकाता आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60 और 21, 1960s में किस राज्य को बनाया गया था। देखो लोगों के दिमाग में ना इतना तो क्लियर है कि 1960s के टाइम पीरियड के अंदर पंजाब, हरियाणा, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को अलग करा गया था, हिमाचल प्रदेश को अलग करा गया था। लेकिन 1960 में भी अलग डिमांड हो चुकी थी और राज्य बनने चालू हो गए थे। तो कौन से थे वो थे आपके महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। आपकी बुक में ही दे रखा है, वो तो मैंने इसकी कटिंग करके लगा दी ताकि आपको समझ में आ सके। कोई भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया है, सारा वही क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है। अगेन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि एनडीए कब सेटअप हुआ। देखो अगेन बाहर म्यूजिक बज रहा है, कुछ नहीं कर सकते इसका भाई, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन कि एनडीए सेटअप कब हुआ था। तो इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, 6 अगस्त 1952, 7 अगस्त 1952। तो अगर आपको लगाना है तो इन दोनों के अंदर आपको सही कनेक्शन करके लगाना पड़ेगा। 1952 के अंदर एनडीसी सेटअप हुआ था, ठीक है, एनडीसी 1972 के अंदर सेटअप हुआ था। ये क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया तो मैं माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी दे दो सरकार हमें। यू नीड टू फाइंड दिस, इसे थोड़ा सा फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सर्च नहीं कर पाया, सॉरी एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष भारतीय सरकार ने पंचवर्षीय योजना यानी कि विराम देना, वो प्लान हॉलीडे किस वर्ष रखा। देखो हमें अच्छी तरीके से पता है सरकार 1950 के बाद प्लानिंग कमीशन बना रही थी। 2014 के अंदर इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन का काम होता है कि कितना सरकार सेंट्रल के पास पैसा रखेगी, कितना बाहर भेजेगी, यही तो मेन काम होता है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये जो मेन काम था, इस काम को करने के लिए हाँ सरकार ने कहा कि हम प्लानिंग कमीशन बनाएंगे। लेकिन प्लानिंग कमीशन कंटिन्यू कई सालों तक चलता रहा। फिर हमने सोचा कि नहीं यार, आराम देने की भी ज़रूरत है, इसलिए हमने उसे प्लान हॉलीडे का नाम दिया, इसे विराम देना कहते हैं। तो प्लान हॉलीडे हमने 1969, आप ये देख सकते हैं 1966 से लेकर 69 के बीच में हमने प्लान हॉलीडे दिया था। तो इसीलिए इसकी शुरुआत 1966 से हुई थी। तो याद रखिएगा इस समय प्लान हॉलीडे कहलाया गया था। इस टाइम पीरियड पे हम लोगों ने कहा कि हम लोग किसी प्रकार का क्या कहते हैं काम नहीं करेंगे या कोई भी प्लानिंग कमीशन में बात नहीं करेंगे। अगेन दिस क्वेश्चन ये मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में शेयर करा हुआ था कि इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस जो है उनके लेखक कौन है। बहुत से बच्चों का आंसर गलत था इसमें, पंडित नेहरू सभी ने बताया था। लेकिन यहाँ पे जेपी कुरियप्पा आपकी बुक के अंदर ही है। जेपी कुरियप्पा जो थे उन्होंने इकोनॉमिक ऑफ पैरामंस जो है उसके ऊपर ये बुक लिखी थी। और ये स्पेशली बहुत बड़ी गांधीवादी नेता थे। इन्होंने बताया था किस तरीके से हमें क्या कहते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करते रहना चाहिए, दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25, सोवियत संघ ने क्यूबा को रशियन क्षेत्र में बदलने का फैसला करा। ये हमारा अभिकथन यानी कि एसरेशन है कि सोवियत संघ ने सही मायने में कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी क्यूबा को रशिया के बेस में। बिल्कुल सही। कारण क्या था? क्या कारण ये था कि क्यूबा सोवियत संघ का सहयोगी था और उसने इससे राजनीतिक और वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। ऑफकोर्स कारण ही बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से बोथ एन ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए ये आंसर जो है इसका ठीक आएगा। तो देखो ये जो एसरेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको समझने का आपको तरीका ये है कि आप पूरी तरीके से ये फोकस करिए कि यहाँ पे जो कथन दे रहा है ना,
क्या वो सही डायरेक्शन में लिखा है कि नहीं लिखा है, और जो ऊपर वाला हिस्सा लिखा है उसमें नीचे वाला रीज़न सही प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ऊपर वाला लिखा तो ठीक होता है लेकिन नीचे वाला मैच नहीं करता है, लेकिन कई बार ऊपर वाला ही गलत लिखा होता है और कारण सही लिखा होता है। इसलिए आपको स्टेटमेंट पूरी तरीके से पढ़ते रहनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो, मैंने अगेन आपको बताया कि वीडियो को 1.52x की स्पीड पे ज़रूर देखिएगा, बहुत स्लोली मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अमेरिका और हिरोशिमा का कहाँ से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, बचपन से सुनते आ रहे हैं आप, ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि जापान के ऊपर बम गिरा था अमेरिका ने, अमेरिका की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब जापान पे हिरोशिमा नागासाकी बम गिरा था, लेकिन जो बमों का नाम पूछा गया है ना, वो आपसे पूछ लिया कि तो बमों का नाम इतना आसान नहीं होता, कोडेड नेम होते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि नाम क्या थे, लिटिल बॉय और फैट मैन और लिटिल बॉय, या लिटिल मैन और फैट बॉय। तो इसमें पूछा हुआ है कि हिरोशिमा और नागासाकी। आपको याद रखना पड़ेगा, देखो आगे पीछे नाम दे रखे हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हिरोशिमा के ऊपर कौन सा गिराएगा और नागासाकी पे कौन सा। तो हिरोशिमा के ऊपर देख सकते हो लिटिल बॉय, यानी कि लिटिल बॉय यहाँ पे सही ऑप्शन है, और नागासाकी के ऊपर फैट मैन, मतलब अजीब से नेम है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इनके जो वेट थे वो कितने थे। आपकी बुक के अंदर वेट भी दे रखा है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा वेट कितने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पूछा हुआ है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। एलटीबीटी के बारे में हमें पता था, एनपीटी के बारे में हमें पता था, स्ट्रैटेजिक्स आर्म लिमिटेशन टॉक्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रेटिस के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन आई होप आपने स्कूल में पढ़ा होगा। इसमें टाइम पीरियड पूछा हुआ है कि टाइम पीरियड कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है भाई, इसमें टाइम पीरियड सेकंड का गलत है। यहाँ पे 1995 लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 जनवरी 1993 के अंदर हुआ था, और एग्जामिनर ने आपसे गलत पूछा हुआ है, तो इसलिए आपको ये स्ट्रैटेजिक्स आर्म रिडक्शन ट्रीटी सेकंड जो है वो 1993 3 मार्च लगाना था, 3 जनवरी 1993 लगाना था, लेकिन यहाँ पे कुछ और दे रखा है, सो दैट इज़ वाई ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष उद्देश्य को नहीं दर्शाता है, मतलब कौन सी चीज़ है जो पूरी तरीके से वो नहीं दर्शाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैश्विक मुद्दे पर तटस्थता की नीति का पालन करना, ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। वैश्विक आर्थिक असमानता का उन्मूलन पर ध्यान देना, ये तो है बिल्कुल सही है। किसी भी सैन्य संगठन के ऊपर शामिल नहीं होना, बिल्कुल सही है। जो भी नई उपनिवेशिक कंट्री थी, न्यू डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, उनको सही तरीके से क्या कहते हैं स्वतंत्र नीति का मौका मिलना चाहिए, ऑफकोर्स मिलना चाहिए। तो हिसाब से इसका ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि न्यूट्रल नहीं थे ये लोग। इंटरनेशनल लेवल पे इन लोगों ने तटस्थता नहीं अपनाया था, जिसमें हमने इंडिया का एग्जांपल देखा था कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कर लिया था यूएसएसआर से, तो उसमें ये दिखाई देता है कि ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिर दोबारा पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है कि बताइए दोबारा से इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। यानी कि सैन्य गठबंधन के साथ देश ने महाशक्तियों के लिए अपने राज्यों की भूमिका प्रदान करा, ऑफकोर्स किया, ये फ़ायदा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ कि मेंबर कंट्री टू सपोर्ट सुपर पावरफुल इन द बोथ टर्म आइडियोलॉजिकली एंड मिलिट्री सपोर्ट, ऑफकोर्स छोटी कंट्री बड़ी कंट्री से इसलिए मेंबर करती थी ताकि महाशक्तियाँ जो है उनको फ़ायदा दे सके हर तरीके से। दूसरा, जब कोई भी राष्ट्र किसी भी देश पर आक्रमण करता था, इसका मतलब सभी देश जो है आपस में ही क्या कहते हैं एक रहते थे। ऑफ कोर्स इसका मतलब वन अटैक इज़ इक्वल टू ऑल अटैक, ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सुपर पावरफुल नेशन सभी सदस्यों को हथियार प्रदान विकास करने में सहायता करेगी, ऐसा लोगों को लग रहा था, पर ऐसा बिल्कुल था नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 फिर से एसलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ ये पूछा है कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान आए कई संकटों में से केवल एक था, नहीं, बिल्कुल गलत है, एक नहीं था। क्यूबा मिसाइल संकट से पहले और भी चीज़ें हमने क्यूबा शीत युद्ध के दौरान देखी थी। और दूसरा कारण यहाँ पे दिखा रखा है शीत युद्ध के कई शूटिंग युद्ध भी हुए थे, या ऑफकोर्स हुए थे, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो असत्य है, बट ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। इसके लिए इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 31,
स्विस नहर संकट, याद करिए स्विस नहर यानी कि ये आपका अफ्रीका है और यहाँ पे पूरा का पूरा ये आपका इधर थोड़ा दूर में भारत आ जाता है और ये यूके है आपका, और यूके को कोई सामान लेके आना पड़ता था तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट घूम के यहाँ पे इंडिया के अंदर घुसना पड़ता था। लेकिन फिर यूके ने क्या करा, स्विस नहर का यहाँ पे इजिप्ट से काट कर यहाँ पे एक नया रास्ता बनाया, उसे बोलते हैं स्विस नहर संकट। तो इसे पूछा हुआ है कि स्विस नहर पे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहते हैं इसका नेतृत्व करा था, तो वो हमारे गमाल अब्दुल नासिर थे, जो कहीं ना कहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये बताइए कि कितना डिस्टेंस जो था कम हो गया था पेपर में। ये तो सभी को पता है कि 18 क्या कहते हैं 59 के टाइम पीरियड में, लगभग 1859-69 की बात है लगभग, ये जिस टाइम पीरियड पे ये हुआ था, थोड़ा सा मुझे टाइम पीरियड याद नहीं आ रहा है लेकिन लगभग इसी की बात थी, कुछ आसपास होगा तो देख लेना। लेकिन डिस्टेंस कम हो गया था, हमें पता है डिस्टेंस कम हो गया था। तो कितना कम हुआ था, कितना किलोमीटर कम हुआ था, यू नीड टू फाइंड दिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेहरू जी की विदेश नीति का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था, तो इसमें ऑप्शन डी नहीं था। शुरुआती समय में क्योंकि उन्होंने कभी पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर फोकस नहीं करा था। अब देखो हमें पता था कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं तो हम लोगों ने भी भाई न्यूक्लियर वेपन्स अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड पे बनाया था, अटल जी के टाइम पीरियड पे, और हमने कहा था कि यार हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़, और इवन हम उस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे जिन कंट्री के पास बम ही नहीं है। तो इस हिसाब से हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, पहले उपयोग की नीति नहीं होगी, लेकिन इस पर भाई दोबारा से रिव्यू करा जा सकता है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने करी थी। दैट इज़ वाई 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के बाद ये बहुत तगड़ा मैं कह सकता हूँ हमें कामयाबी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा हुआ है कि एसरेशन में द सिनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट द ऑपोजिशन एज वेल, यानी कि भारत और चाइना का जो संघर्ष हुआ था 1962 में, इससे दूसरे विपक्ष भी प्रभावित हुए थे, ऑफकोर्स प्रभावित हुए थे, और पर विपक्ष कौन से, यानी कि हमारे इंडिया के, और इससे चीन और सोवियत संघ के बीच बढ़ती दरारें कम्युनिस्ट पार्टी के बीच क्या कहते हैं मतभेद पैदा करने लगी थी। ऑफकोर्स ये भी है, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो ठीक है, और ऑप्शन जो बी है यानी कि ब है वो ऑप्शन ए का सही व्याख्या करता है, इसलिए इसमें ए हमें टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन ने पंचशील एग्रीमेंट पे साइन करा था, तो पंचशील एग्रीमेंट पे भाई हिंदी चीनी भाई वो 29 अप्रैल 1944 को करा था, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। दूसरा क्वेश्चन, 1962 के अंदर भारत और चीन के क्या कहते हैं युद्ध हुआ था, जिसका परिणाम इनमें से कौन सा नहीं था? क्या वीके कृष्णन मेनन ने ऑफकोर्स इस्तीफा दिया था। पहली क्या कहते हैं पहली बार संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया था, ऑफकोर्स आया था। सीपीआई 2 हिस्सों में बढ़ गया था, ऑफकोर्स सीपीआई और सीपीआईएम 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। दूसरा, नागालैंड को नए राज्य का दर्जा दिया था, उसके बाद ऑफकोर्स दिया गया था, 1962 के बाद नागालैंड को दिया गया था। तो यहाँ पे कौन सा परिणाम नहीं था, तो शुरुआती समय में ये घा जो था ना ये नहीं था, तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है हमारा डी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि एकदम से हमने नागालैंड को हिस्सा नहीं दिया, ये युद्ध होने के बाद हमें समझ में आया कि हमें जो हमारी कोने की टेरिटरीज है उन्हें भी हिस्सा दे देना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि उसके बाद फिर हमने 1963 के अंदर जाके नागालैंड को एक नए राज्य का हिस्सा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि जब भारत के अंदर विकास नीति बनाई जा रही थी, इंडियन डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई जा रही थी, तो उनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो था नहीं था सही, तो वो है हमारा थर्ड। हमने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर तो शुरुआती समय में बातचीत करी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? भाई सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने नेफा के हिस्से को कहा था कि भारत में विलय होना चाहिए। ये भी मुसलमान थे लेकिन ये भारत के पार्ट बनना चाहते थे बट नहीं बन पाए, क्या करें अब। दूसरा क्वेश्चन 39, ये आपको खुद फाइंड आउट करना है। आई थिंक आपको ये आंसर आना चाहिए।
आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आप बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर संविधान सभा जब हुई थी कराची के अंदर, तो जिन्ना ने कौन सी तारीख के अंदर इस सेशन को अटेंड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में रिकमेंडेशन आई थी, तो उस टाइम पीरियड पे कितने राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41वां, भाई हम सभी लोगों को पता है कि 14 अगस्त की रात में मिडनाइट में, जैसे कि मैं आज मिडनाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस मिडनाइट के अंदर हमने 1947 में आज़ादी ली थी और उस दिन नेहरू जी ने स्पीच दी थी, है ना। नेहरू जी ने फर्स्ट स्पीच दी थी और उस पहले भाषण को क्या नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था भाषण देते वक्त? ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि भाग्य का वधु के साथ चित्त परिचलित होना। ओ माय गॉड, मतलब बहुत ही हिंदी में तो बहुत ही अजीब सा है, बट ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी ये था, और ट्रस्टी विद डेस्टिनी लिखा हुआ, पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी आपकी बुक में लिखा हुआ है। भाग्य का नीति के साथ मिलन होना, ऐसा बुक में दिया हुआ है। तो ये 41 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की सीमाओं को कैसे तय किया गया कि कौन सा राज्य होगा? 14 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे या 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे? 14 राज्य कैसे बनेंगे? तो वो हुआ था ऑफकोर्स भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर ये रिकमेंडेशन आई थी कि भाषा के आधार पर हमें क्या कहते हैं, राज्यों को बनाना चाहिए। जैसे पंजाब के लिए पंजाबी, हरियाणा के लिए हरियाणवी, मराठी के लिए मराठा, गुजरात के लिए गुजराती, बंगाली के लिए बंगाल, तो ऐसे बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 43, अब देखो फिर से एक स्टेटमेंट पूछ लिया आपसे कि हथियार लड़ने से अच्छा है ज़ुबानों से लड़ा जाए। तो ये किसने स्टेटमेंट दी थी? ये विंस्टन चर्चिल ने स्टेटमेंट दी थी। आपकी बुक के अंदर से एक छोटी सी लाइन था, उससे आपसे पूछ लिया कि चर्चिल जी ने ये बयान दिया था, तो दैट इज़ अ विंस्टन चर्चिल। अच्छा, विंस्टन चर्चिल थे कौन? यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपने कोल्ड वॉर की मेरी वीडियो बारीकी से देखी हो तो मैंने विंस्टन चर्चिल का जिक्र करा था। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन थे। दूसरा, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑफकोर्स यहाँ पे कथन है कि 5 अस्थायी सदस्य और 10 स्थायी सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पे 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये कमेंट में आपके साथ थोड़ा सा हेर फेर कर दिया है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, वर्तमान समय पे जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो वर्तमान समय पे हमारे एंटोनियो गुटरेस हैं जो प्रेजेंट टाइम पे हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे छोड़ दिया है, वो आपसे पूछा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 46। यूएन ने एक एजेंसी बनाई है जिसका मेन काम होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सेफ्टी और पीसफुल यूज़ करना। और सेफ्टी और पीसफुल यूज़ करने के लिए कौन सी कम्युनिटी है जो इसका इस्तेमाल करवाती है? तो वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये पूरी तरीके से हर कंट्री की कोशिश करती है कि न्यूक्लियर को टेक्नोलॉजी के रूप में पीसफुल और सेफ्टी इस्तेमाल करा जाए। क्वेश्चन नंबर 47, अगर सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ था तो सोवियत यूनियन इनमें से ख़त्म होने का कौन सा कारण नहीं हो सकता है? ठीक है, तो बताना है कि भाई एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएसएसआर, बिल्कुल हुआ था ऐसा। सीआईएस नेशन का गठन हुआ था ऑफकोर्स। उसके बाद क्या कहते हैं, सोवियत संघ का विघटन हुआ था ऑफकोर्स, बट रशियन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। मतलब अगर 1991 के अंदर यूएसएसआर ख़त्म हुआ था तो उसका रशियन रेवोल्यूशन से लेना देना तो नहीं। रशियन रेवोल्यूशन तो 1919 से चला आ रहा था और उसके पीछे कुछ और कारण था। और इसमें पूछा हुआ है कि यूएसएसआर जब ख़त्म हुआ था तो उसके परिणाम क्या निकले, तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के विघटन को बचाने के लिए कुछ नहीं करा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने 2 नीतियाँ चलाई थी, याद होगा, ग्लासनोस्ट और प्रेस्ताइका हमने बताया था। और यहाँ पे हथियारों की होड़ में सोवियत संघ समय समय पर अमेरिका की बराबरी करने में कामयाब रहा। तो ये मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। तो यानी कि ए गलत है पर बी ठीक है। इसमें अभिकथन और क्या कहते हैं सत्य पे बिहार पे तो कोई चीज़ आ ही नहीं रही है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनमें से बताइए इस कार्टून के अंदर ये कौन है? तो अगर आपको पता हो तो वियतनाम के अंदर वॉर हुआ था और प्रेसिडेंट जोनाथन जो थे वो बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे। मारे इन द सेंस बहुत उनकी अमेरिका में बेइज्जती हुई थी। ये पहला ऐसा वॉर था कि वियतनाम के लोगों ने अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाया। तो वियतनाम का वॉर अमेरिका के लिए कामयाबी से भरा नहीं था, बहुत ही दर्दनाक था।
क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट है। नीचे दिए एक कार्टून के बारे में आपको बताना है कि ये कार्टून जो है क्या शो करता है। तो ऑफ कोर्स ये कार्टून हमें दफरूर के बारे में बताता है, जो सूडान के अंदर एक मानवीय संकट हुआ था, ह्यूमनिस्ट क्राइस हुआ था पूरी तरीके से, और फिर इसमें यूएन ने इंटरफेरेंस करा था और उसके बाद बहुत कुछ हुआ था। इसके ऊपर हमने वीडियो कवर करी हुई है। सो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे। ये वीडियो का पहला पार्ट था। वीडियो के अगले पार्ट में हम वीडियो का आगे के जो 50 और क्वेश्चंस होंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड वो कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इफ़ यू वांट टू गेट द PDF फाइल, अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़िए। हमारे साथ लाइव सेशन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो जब तक के लिए वीडियो के अगले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।